धन्यवाद। मंच पे बैठे मेरे साथी तथा सभागार में सभी उपस्थित लोग। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आज सीएफडी का हम 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं। और ये जो विषय है ये बहुत अहम विषय है। इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार की गैर बराबरी है, जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें क्या क्या खामियां हैं, और ये हम लोग बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन असल में हमारा असर उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। जो हमें पिछले सत्र में किसानों की बात, दलितों की बात, महिलाओं की बात जो सुनने में आई, वो बताती है कि जो हमारी चेतना है वो चेतना किस प्रकार की है। जहाँ पे कि दलित मार्जिनलाइज हो जाता है, किसान मार्जिनलाइज हो जाता है, जबकि 60% लोग किसानी पे निर्भर, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। महिलाएं जो आधे दुनिया का आधा हिस्सा है वो मार्जिनलाइज हो जाती है। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रही है जिसकी वजह से जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं सन 80 से जब भी किसी कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम बात करें गैर बराबरी वगैरह की और लेकिन वो खत्म ना हो, तो हमें बुनियादी तौर पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ से वो चेतना आ रही है जिससे कि वो चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल डेटा वगैरह की बात ना करके वैचारिक रूप से क्या परेशानी है आज के समय में उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिससे कि जो आगे आने वाले 50 साल हैं जिसमें सीएफडी काम करता रहेगा, ये मेरी मान्यता है कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी आगे चलता रहेगा। वो अपना रास्ता किस प्रकार से अख्तियार करे जिससे कि और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। जो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में थी जो 50 साल पहले, वो कॉन्शियसनेस आज नहीं है। कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ही ताकतवर है, वो अपने सारे चैलेंजेस से डील कर लेता है। हम लोग 200 साल से देख रहे हैं कैपिटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, और उसके सामने जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक न एक रूप में वो डील कर लेता है। वो चाहे वेलफेयर कैपिटलिज्म हो, उसने आज एक दूसरा कैपिटलिज्म का जो दुनिया में जो उससे क्राइसिस से जो पहले था उससे उसने डील किया। एक नया चैलेंज फिर खड़ा हुआ, ये भी समझना पड़ेगा। और हमें उससे धारणा क्या होगी आगे। जिससे क्या किसी के इंस्टीट्यूशंस हैं कमजोर हो रहे हैं, पोलराइजेशन आगे बढ़ रहा है, और जो
आई है, तो हम वो चैलेंज कर पूरा, जैसे कि जंगल, जमीन, दूसरा एक क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म एक तो क्राइसिस क्रिएट करता है और दूसरा क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म समझ आती है। तो बुनियादी रूप में हमारी जो बदली है, ये एक सॉफ्ट जिसमें कि कुछ एक रिक्वायरमेंट उसकी कि किसी दुनिया के देशों को कैसे अपने पास है, उसके लिए वो कुछ कंसेशन की बात चलती थी। हालांकि लोगों ने बताया कि एड भी जो है वो अपने हित के लिए कर रहे हैं। तो जापान से जो एड आती थी तो हमें जापान से बात करना होता था। ये चेहरा बदल गया। तो अब एक हार्ड कैपिटलिज्म बढ़ता चला गया। जो धामले साहब ने बोला कि सन 91 के बाद एक टफ था कि जो इंडिविजुअल है ही इज नॉट, तो स्कूल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो समाज को दायित्व दिया गया और स्टेट को बड़ा रोल दिया गया कि हम कलेक्टिवली सॉल्व करें। इंडिविजुअल इज नॉट, इंडिविजुअल अपने वो 1991 के बाद एक हार्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म आ गया। हार्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म मतलब कि अब एड की जगह जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको आप कंसेशन दीजिए तो कैपिटल आएगा। तो एड की जगह कैपिटल मूवमेंट आ गया और उसमें राष्ट्रों के बीच में संघर्ष कि अगर साउथ कोरिया में ये कंसेशन दिया तो भारत में ये कंसेशन दो, अगर आंध्र प्रदेश ने ये कंसेशन दिया तो गुजरात को ये कंसेशन देना पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल कहीं और चला जाएगा। तो ये जो कंपटीशन है उसमें कैपिटल बहुत तेजी से स्ट्रांग होता चला गया और लेबर को वीकन करते चले गए। तो जो लेबर, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे, वो लेबर चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, उसको कमजोर करना एक बहुत ही बड़ा एक ये था गोल कैपिटलिज्म का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मल्टीनेशनलिज्म बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। 1991 में भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था जीडीपी का शेयर वो 6 और 7% था, आज वो 22%। अमेरिका का भी 6-7% था। तो अमेरिका भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुला हुआ था, उसका भी आज 16% है। जापान भी 6-7% था, चीन भी 8-9% था, जो कि आज 20-22% पहुंच गया। तो ये जो वैश्वीकरण हुआ उसमें सारी अर्थव्यवस्थाएं खुल गई और बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल हैं, वो इन्फ्लुएंसेस पेनिट्रेट कर गए। उससे जो हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी है वो कर्व हो गई। क्योंकि अब हमें कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर को कमजोर करना है।
तो जब लेबर को कमजोर करेंगे तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी। हमें कृषि को कमजोर करना है, जिसका जिक्र आया कि 3 बिल आए। वो 3 बिल क्या थे? वो 3 बिल ट्रेडिंग के लिए थे, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए थे, जिससे कि एग्रीकल्चर ट्रेड कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में चला जाए। तो वो हमारे कृषक को कमजोर करके और उसको एक वर्कर में कन्वर्ट कर दे, इसकी जो एक मुहिम। उसी तरह जिक्र आया कि लेबर कोड के बिल। ये लेबर कोड के बिल क्या है? लेबर की ताकत को और कमजोर करें। तो हमने देखा 1991 के बाद जो भी लेबर के गेन्स थे उसके पहले, वो सारे गेन्स खत्म होते चले गए। जो कोर्ट्स कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी जो लेबर के जो कंसेशंस थे उनको कमजोर किया गया। हमारे जो समाज में लेबर का एक ओहदा कम किया गया। तो मेरा मानना है कि हमारा जो वीकनेस है वो सारे के सारे सामाजिक तौर पे सारे इंस्टीट्यूशंस के उसमें चल रहा है। तो एक जो प्रिंसिपल है बाजारीकरण का, वो है होमो इकोनॉमिकस। होमो इकोनॉमिकस का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करता है, समाज नहीं मैटर करता, हमारे लिए जो इतिहास नहीं मैटर करता है, राजनीति नहीं मैटर करती। ठीक, हाँ। तो क्योंकि समाज नहीं मैटर करता है और हमारे जब पॉलिटिक्स नहीं मैटर करती, तो इनइक्वालिटी मैटर नहीं करती। इनइक्वालिटी जितनी मर्जी हो, इक्विटी नहीं मैटर करती। अब यह है कि जो कैपिटल चाहता है वही होना चाहिए। तो उसमें आपने देखा कि कैसे बिलियनर्स की संख्या जबरदस्त बढ़ी। वो सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी, वो दुनिया में बढ़ी। हम लोग 140वें स्थान पे हैं प्रति व्यक्ति आय के तौर पे, लेकिन बिलियनर्स की संख्या तीसरी सबसे बड़ी है। जो देश हमसे 30 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय रखते हैं, जैसे जापान है, जर्मनी है, उनके यहाँ बिलियनर्स कम है, हमारे यहाँ बिलियनर्स ज्यादा है। तो असमानता बेतहाशा बढ़ी। उसके पीछे वजह यह है कि आज सिर्फ हमें इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना है, अपने इतिहास के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में हमें आगे कदम नहीं करना है। और जो गरीब है, अगर हम उसको एक समझिए कोई गरीबी रेखा है, उसके ऊपर कर देते हैं, तो गरीब को एक ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। मतलब ही हैज टू बी ग्रेटफुल टू द सिस्टम कि सिस्टम ने उसको गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया। लेकिन वो गरीबी की रेखा है क्या? गरीबी की रेखा होती है सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन। आज के समाज में कितना कंजम्पशन होना चाहिए एक व्यक्ति का, और वो बदलता रहता है। जो 1960 के दशक में था, जो 1970 में था, जो 1990 में था, जो 2010 में, वो आज 2025 में नहीं हो सकता। क्योंकि आज एक गरीब आदमी के लिए मोबाइल फोन भी जरूरी हो सकता है, पर ये नहीं हम कह सकते कि वो अब गरीब नहीं है। तो गरीबी की परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमने पुरानी गरीबी की परिभाषा से किसी व्यक्ति को ऊपर कर दिया तो उसको कृतज्ञ होना चाहिए कि सिस्टम ने उसको किया। तो इसलिए मेरा मानना है गरीबी, बेरोजगारी ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं, ये सिस्टम की देन है। सिस्टम की वजह से गरीबी है, सिस्टम की वजह से बेरोजगारी है। लेकिन आज का जो इकोनॉमिक तंत्र है वो कहता है नहीं, ये जो है हमने कुछ अच्छा कर दिया और इनको कृतज्ञ होना चाहिए हमारे प्रति ये करने के लिए। तो होमो इकोनॉमिकस एक चीज है जिसने हम सबके दिमाग में घर कर लिया है। हम सब चीज को एक इकोनॉमिक व्यू से देखते हैं कि ये प्रोग्रेस का मतलब है कि सब हर एक हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी तो गरीबी खत्म होगी। गरीबी के और भी परिभाषा है, वो ऐतिहासिक भी हैं, वो सामाजिक भी हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं। दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे जो बाजारीकरण का, वो मोर इज बेटर। मतलब अगर आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक घर है तो दूसरा घर, तो यानी कि कंज्यूमरिज्म जो है उसका आधार है मोर इज बेटर। और मोर इज बेटर करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, उसमें आप सेक्स और वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे समाज में जो सोच है, एक तरफ कंज्यूमरिज्म और दूसरी तरफ आदमी की सोच पे कि वो कैसे और कंज्यूम करे। तो कैसे और कंज्यूम करेगा, उसके लिए उसको जिसको बोलते हैं अनसेशिएटेड रहे, वो सेटिस्फाइड ना हो। अगर सेटिस्फाइड होगा तो कंजम्पशन और नहीं करेगा। तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर उसके जो पहलू हैं, जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे असर पड़ेगा। तो आज सब लोग डिससेटिस्फाइड हैं, आज एलियनेटेड होते चले जा रहे हैं। इसका असर हमारी सोच पे बहुत है कि हम सिर्फ नैरोली अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे और कंज्यूम करें।
तो जैसे हम और कंज्यूम करेंगे तो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, पर्यावरण को जबरदस्त असर पड़ेगा। ये मोर इज बेटर एक सेकंड फैक्टर है जो हमारे यहाँ आज फैलता चला जा रहा है। फिर तीसरी बात है कि आदमी रैशनल है। समाज में व्यक्ति एक रैशनल व्यक्ति है और उसकी रैशनैलिटी क्या है? वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा, वो कैसे और अपने को ज्यादा समृद्ध करेगा। वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो क्या क्या उसको करना पड़ेगा वो डजंट मैटर, पर जैसे मर्जी करे वो अपने आप को और आगे बढ़ाएगा। इसमें मोरालिटी कहीं नहीं आती। सही क्या है गलत क्या है उसकी परिभाषा खत्म। तो आज आप किसी भी तरह से अपने आप को और ज्यादा समृद्ध करिए, चाहे गलत काम करके चाहे सही काम करके। तो इसलिए आज हमारे यहाँ ट्रिकल डाउन की जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल है कि ऊपर का जो तबका है वो अपने लिए नीति बनाता है, वो अपने लिए और ज्यादा तरक्की करता है, उसका कितना ट्रिकल डाउन करके नीचे जाता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इससे गरीबी परसिस्ट करेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज के स्थिति में ग्रीड यानी लालच वो एक नए हाई पेडिस्टल पे आ गया है। तो ऐसा नहीं कि पहले कंजम्पशन नहीं होता था, पर कंज्यूमरिज्म का मतलब है कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। और ग्रीड ऐसा नहीं कि लालच पहले नहीं होता था, पर लालच को एक बहुत हाई पेडिस्टल पर रख दिया है कि आज उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए वो लालच और ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन लोगों पे जब होता है तो उससे फिर सरकार के पास पैसा आता है जिससे कि प्रोग्राम सरकार के और आगे होते हैं, जिससे कि जो आम जनता है उसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन 1991 के बाद जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तब से आप देखें तो दो चीजें सामने आई हैं दुनिया भर में। एक है रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम का मतलब है कि ईस्ट यूरोप के पास कैपिटल नहीं था, तो ईस्ट यूरोप में क्या किया उन्होंने अपने टैक्स रेट घटाने शुरू किए जिससे कैपिटल वहां पे आए। उसका असर यह हुआ कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में सब जगह टैक्स रेट कम किए गए और पब्लिक सेक्टर फिर कमजोर होता चला गया। और यही चीज सारी दुनिया में हो गई। हमारे यहाँ भी टैक्सेस कम कर दिए गए जिससे कि जब कैपिटल को ज्यादा फायदा पहुंचे और जो रिसोर्सेज थे, साधन थे जिससे जनता की तरफ हम ध्यान दे सकते थे, गैर बराबरी को कम कर सकते थे, वो और कम होता चला गया। तो एक तो ये रेस टू द बॉटम और दूसरा कहते हैं बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो वहां पे जाके जो अपना जो हेडक्वार्टर्स बनाती हैं जहां पे टैक्स कम है, तो उससे जो टैक्स की जो कैपेसिटी है स्टेट की वो कम हो गई और स्टेट जो काम करता था आम आदमी के लिए वो भी खत्म हो गया। तो ये सारा एक इकोनॉमिक रैशनैलिटी के चक्कर में है। और फिर एक चौथी चीज है कंज्यूमर इज सॉवरेन, मतलब कि कंज्यूमर ही जो करना चाहता है उसको करने दिया जाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी की वजह से आज हम लोग जो अमीर है जो वो करना चाहता है, उसके पास $1,00,000 है तो वो $1,00,000 खर्च कर सकता है, गरीब के पास $1 तो $1 ही, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसके चलते हुए समाज में क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है उसके बीच की परिभाषा खत्म हो गई। तो एसेंशियल्स एंड द लग्जरी आइटम इसके बीच में कोई फर्क नहीं है। तो अगर समाज में जब लोग भूखे हैं पर किसी को अमीर है वो कार खरीदना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो मोरालिटी का जो सेंस है वो एकदम से खत्म होने लगा है समाज में, बिकॉज कंज्यूमर इज सॉवरेन। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कि जो सरकार है उसको कंज्यूमर के एक्शन पे कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, बाजार ही सिर्फ एक्ट कर सकता है। और बाजार क्या करेगा? बाजार उसको प्रमोट करेगा जिसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो इसके चलते हुए जो सैमुअलसन साहब जो पहले नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बताया कि डॉलर वोट होता है, बाजार में डॉलर वोट चलता है। आपके पास $1 है, एक वोट है, मेरे पास $1,00,000 है, मेरे पास 1,00,000 वोट है। मैं मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं। आपके पास खाना खरीदने के लिए नहीं है तो उसमें कोई नहीं है। तो बाजार में कोई मोरालिटी नहीं है कि कौन कितना खर्च करके क्या कर सकता है। तो बाजार किसके उसमें चलेगा? जिसके पास ज्यादा परचेजिंग पावर है। तो अगर एक अमेरिकन के पास 30 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर एक भारतीय कंपैरिजन में, तो एक अमेरिकन 30 भारतीय के बराबर है। तो जितनी भी नीतियां बनेंगी वो सारी नीतियां बनेंगी उस परचेजिंग पावर के से। वो हमारे देश में भी दिखता है कि जो उन्नत प्रांत है उनकी जो परचेजिंग पावर है ज्यादा है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनकी परचेजिंग पावर कम है। तो जो उन्नत प्रांत चाहते हैं वो होगा, जो बैकवर्ड स्टेट्स है वो नहीं होगा। और बैकवर्ड स्टेट्स की हालत ये है कि बाजार के चलते हुए उनकी जो सेविंग थोड़ी है वो भी वहां से निकल के उन्नत प्रांतों में चली जाती है।
इसको हम बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का आधा है, यानी कि बिहार में सेविंग कम है लेकिन वो आधी सेविंग वहां से निकल जाती है। और जो दिल्ली बंबई है वहां पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100 से ज्यादा है, क्योंकि वो सारे देश से वहां से कैपिटल खींच के ले जाता है। तो ये एक आधार बन जाता है ग्रोइंग इनइक्वालिटी का। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो एलीट पॉलिसी मेकर है हमारे देश में, वो जो है हमारी डेमोक्रेसी, उसको ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि बाजारीकरण को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और जितना हम बाजारीकरण को तेजी से आगे बढ़ाएंगे उतना गैर बराबरी और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ और ज्यादा तेज हो जाएंगी और उसके प्रति रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी सोच ही उस तरफ चल दी। हम होमो इकोनॉमिकस अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम मोर इज बेटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब तक ये धारणा हमारे दिमाग में रहेगी तो हम रेजिस्टेंस कमजोर कर देते हैं। इसके साथ साथ बाजारीकरण के साथ साथ एक चीज और जो हुई है वो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त बढ़त हुई है पिछले, आप समझे, 50 साल में। ये जो टेक्नोलॉजी की बढ़त हुई है, इसमें एरो साहब जो सेकंड नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने कहा कि इट क्रिएट्स अ मिस्ट ऑफ द फ्यूचर। आगे दिखता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी कि आज अगर आप सन 2000 की बात, 25 साल पहले की बात सोचें, तो उस समय कोई ई कॉमर्स नहीं था, ई बैंकिंग नहीं था, इतने टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फोन सबके हाथ में, वो सब आ गया। तो आज क्या हो रहा है वो हम 25 साल पहले नहीं बता सकते थे। और आज जिस प्रकार से एआई की बढ़त हो रही है, हमको ये नहीं पता कि 2 साल बाद क्या हो। आज 5 साल छोड़ दीजिए, 10 साल छोड़ दीजिए, 2 साल बाद किस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था चलेगी, जिस प्रकार से समाज चलेगा, वो आज बताना कठिन है। तो इसलिए हम सब शॉर्ट टर्मिस्ट हो जाते हैं, हम सब आज की बात सोचते हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं सोचते हैं। और जो सामाजिक जो विषय होते हैं, सारे सामाजिक मुद्दे, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं होते। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारा विजन बहुत नैरो कर दिया। तो बाजारीकरण ने विजन नैरो कर दिया और ये टेक्नोलॉजी ने विजन नैरो कर दिया। इन दोनों के असर में हम लोग कहीं खो गए हैं। हम जो डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इशू है, उसकी तरफ से हम भटक जाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है। यानी कि उन्नत टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्रीज में बनाई जाएगी और जो इंटरमीडिएट और लो टेक्नोलॉजी है वो जो तीसरी दुनिया के देशों में। इसके चलते हुए लैरी समर्स साहब का एक पेपर है वर्ल्ड बैंक का, जो 1992 में लीक आउट हुआ। उन्होंने कहा अगर कैंसर आए तो तीसरी दुनिया के देश में आए, एडवांस कंट्री में आएगा तो 120 गुना ज्यादा घातक होगा। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों में सारी जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, वो तीसरी दुनिया के देशों में आए। इसीलिए शिप ब्रेकिंग, कंप्यूटर वेस्ट रिसाइकलिंग, हॉस्पिटल वेस्ट रिसाइकलिंग, वो सारी तीसरी दुनिया के देशों में है। उन्होंने अपनी नदियां और हवा साफ कर ली, हमारी नदी और हवा सारी खराब हो गई। और इसके साथ जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो बेरोजगारी, और बेरोजगारी में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप काम कर रहे हैं 12 घंटे लेकिन आपको मिल रहा है 2 घंटे या 3 घंटे का काम। तो बेरोजगारी तो है ही, उसके साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हमने जो रिपोर्ट तैयार की थी सन 2022 अक्टूबर में, उसमें बताया कि आज हमारे देश में 32 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। हीरोमठ जी भी उस हमारी कमेटी के सदस्य थे, हम लोगों ने साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की थी। तो 28 करोड़ लोगों की समस्या है और जो काम पैदा हो रहा है वो बहुत कम, क्योंकि संगठित क्षेत्र में मुश्किल से 5-6 लाख काम पैदा होता है। जबकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि करीब करीब 2.7 करोड़ बच्चे हैं जो हर साल तैयार होते हैं जॉब मार्केट में आने के लिए। उसके लिए अगर हम 25% महिलाओं को मान लें कि वो किसी कारणवश मुझे जॉब मार्केट में नहीं आती, तो भी 2.4 करोड़ चाहिए। लेकिन कल की रिपोर्ट है, सरकार कह रही कि नहीं, हम तो 5 मिलियन 8 मिलियन नौकरी कर देंगे तो काफी है। वो 5 मिलियन 8 मिलियन भी नहीं करते और वो कहते काफी है, जबकि हमारा बैकलॉग 28 करोड़ का है और हर साल हमें 2.4 करोड़ अतिरिक्त काम चाहिए। तो हमको कम से कम 7-8 करोड़ तो हर साल बनाने पड़ेंगे। ये कैसे 5 मिलियन 8 मिलियन की बात करते हैं? और इसकी वजह से क्या है कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसका जो है जिक्र धावले जी ने किया था। उसके चलते हुए हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था का, वो कमजोर पड़ जाता है। और जैसे जैसे रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है तो हमारी ये समस्याएं और बढ़ती चली जा रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिकग्नाइज किया था और 1980s के मिड में उन्होंने एक किताब छापी थी कि हमें सेफ्टी नेट चाहिए, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं उससे गरीबी बढ़ेगी, लोग गरीबी की रेखा के नीचे जाएंगे। तो सेफ्टी नेट, लेकिन एडवांस कंट्री में आप सेफ्टी नेट दे सकते हैं 4-5-7% लोगों के लिए, लेकिन हमारे जहां करीब 70-80% गरीब हैं, वहां पे सेफ्टी नेट कैसे होगा?
तो सेफ्टी नेट कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर भी हम लोगों ने सेफ्टी नेट लगाए। 2005 के बाद हमारे राइट टू फूड, राइट टू वर्क वगैरह सारा आया, लेकिन उससे समस्या का निदान नहीं हुआ। तो 2010 के बाद 2015 में वर्ल्ड बैंक ने कहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कि जिसके हाथ में कुछ भी काम नहीं है उसके हाथ में कुछ पैसा दे दो, कुछ डिमांड करो। लेकिन इससे एलिनेशन होगा, तो काम से डिग्निटी आती है, जिसके पास काम नहीं है उसके पास डिग्निटी नहीं होगी, एलिनेशन बढ़ेगा, समाज में परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि काम पैदा करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसको नहीं करने दे रही, और जो एआई आ रहा है उसके चलते हुए ये समस्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो काम का डिस्प्लेसमेंट होता था टेक्नोलॉजी की वजह से, वो फिजिकल लेबर का डिस्प्लेसमेंट होता था। एआई के चलते हुए आपका मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा, डॉक्टर का काम, लॉयर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम, ये भी सब बड़े लेवल पे डिस्प्लेस होगा। तो जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर हैं वो तो इससे कोप कर ही नहीं पाएंगे, जो हमारे स्किल्ड लोग हैं वो भी नहीं कोप कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग के सामने चैलेंज और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अगले 2 साल में इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी कैपिटलिज्म में कहा जाता है कि हम ये समाधान निकालेंगे, उस समाधान से बहुत सारे परेशानियां और जुड़ी होती हैं। जैसे कि आपने जंगल है, आपने जमीन है, आपने हवा है, पानी है, इसको बाजारीकरण के दायरे में ले आए तो इससे समस्याएं और बढ़ जाती है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्लाइमेट चेंज और परेशानी बढ़ जाती है। तो इससे कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है सॉल्यूशंस आर नॉन सॉल्यूशंस, और हर एक नॉन सोल्यूशन के पीछे 5 और प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके पास 50 सोल्यूशन है तो उसके साथ 250 नॉन सोल्यूशन, नॉन प्रॉब्लम्स वो भी साथ में जुड़ जाती हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो समाज है वो किस प्रकार से चलेगा वो हम समझ नहीं पाते। और क्योंकि ये ग्लोबल समस्या हो गई, क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल, आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्लोबल, तो एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आज कोई ग्लोबल कोऑर्डिनेशन अवेलेबल नहीं, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। जो यूनाइटेड नेशंस है वो कमजोर है, वो अपना जो कर नहीं पाती, अमेरिका मनमानी अपनी कर रहा है। और जैसे कि आप देखेंगे कि ट्रम्प साहब के आने के बाद एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन तो और भी बिगड़ गया, जितना थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन था WTO में वो भी खत्म होता चला जा रहा है। तो इसलिए ये आगे आने वाली समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी हम डी ग्लोबलाइजेशन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब बायलैटरल होगा, वो ग्लोबलाइजेशन में जो एक कोऑर्डिनेशन था, तो ग्लोबलाइजेशन में वर्कर्स और फार्मर्स को परेशानी थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी डी ग्लोबलाइजेशन से। अगर हम ये समझ लें कि डी ग्लोबलाइजेशन से जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो और बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म है। जो अमेरिका है वो कोशिश में है कि और कंसेशन कैसे ले, एडवांस कंट्रीज और कंसेशन लेंगे दुनिया के देशों से, उसमें फार्मर्स और जो वर्कर्स हैं वो और पिसेंगे। वो एआई के इस्तेमाल में वो आगे होंगे, वो एआई को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। ये चैलेंजेस नए रूप में आ रहे हैं। ये चैलेंजेस को अगर हमें मीट करना है तो हमें और ज्यादा अपनी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके चलते हुए हम सब मोबाइल फोन पे लग जाते हैं, खासकर बच्चे तो आजकल बहुत बड़े लेवल पे मोबाइल फोन पे हैं। उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, उनको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो कॉन्सेप्ट को इंटरलाइज करने के लिए आपको समय चाहिए। लेकिन आम जनता भी बहुत बड़े लेवल पे एक वो जो जिसको इंटरनेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं उससे प्रभावित है, और वो आप गलत सलत प्रचार भी कर सकते हैं तरह तरह से। तो इसलिए जो डेमोक्रेटाइजेशन वाया मोबाइल फोन है उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है ये एक्चुअली एंटी डेमोक्रेसी है। कहने को डेमोक्रेटाइजेशन है पर है वैसे एंटी डेमोक्रेसी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो रूलर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया है मोबाइल फोन, जिससे कि वो अथॉरिटेरिज्म को और ज्यादा फैला सके, कंफ्यूजन को और ज्यादा क्रिएट कर सके, जिससे कि वो हमें गुमराह ही करते रहे। तो डेमोक्रेसी के सामने ये चैलेंज एक और भी बड़े लेवल पे आ गया है। तो अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहूंगा कि जो CFD के सामने जो हमारा जो टास्क है हमें क्या करना है, उसमें ये बदलती हुई आज की स्थिति, इसमें जो नए चैलेंजेस हैं जिसके वजह से हमारी जो मानसिकता है वही बुरी तरह बदल गई है। हम कंज्यूमरिज्म के शिकार हो गए। हमें कंज्यूमरिज्म से निकलना पड़ेगा, हमें बुनियादी इश्यूज पे अपने आप को लाना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अंदर जाएं, हम लोगों से मिले, खासकर यूथ से। यूथ बहुत ही परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है और उसको फ्यूचर दिख नहीं रहा है।
तो इसलिए वो क्राइसिस में है। और इसीलिए बिहार में एक स्टडी हुई तो वहाँ पे ये देखा गया कि बच्चे बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज में, और उनके पास पैसा नहीं है तो घर में वो छीना झपटी कर रहे हैं, तो वायलेंस घर तक आ गई है। तो इसके सामाजिक आर्थिक पहलू जो हैं वो बहुत ही भयंकर है। CFD का बहुत ही बड़ा रोल है कि जितने भी ताकतें हैं जो इस डेमोक्रेसी के इश्यूज पे काम कर रही हैं उनको कैसे हम साथ लाएं। ये पुरानी संस्था है, जैसे कि अभी दावले साहब ने सुबह कहा कि वर्कर्स, फार्मर्स, जो हमारे जो महिलाएं हैं, इनको सबको साथ जोड़ना है। ये बात पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन ये कुछ हो नहीं पा रहा है। पहले भी जैसे कि आपने देखा इसी हॉल में हम लोगों ने 93-94 में एक ऑल्टरनेट सिटीजंस असेंबली बुलाई थी, हमने ऑल्टरनेट बजट पेश किया था, उसी समय NAPM बना था, उसी समय ट्रेड यूनियंस का एक संगठन बना था, और NAPM काम कर रहा है तब से। लेकिन वो जो एक जिसको कहना चाहिए कि हम कैसे एक साथ काम करें, वो बात अभी आ नहीं रही है। तो हमको सबको मिलकर सोचना है कि किन मुद्दों पे हम सारी जो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स हैं उनको एक साथ ला के और एक साथ एक्शन करें, क्योंकि नहीं तो हम बढ़ जाएंगे तो हमारे आगे असर कम होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि CFD का गोल्डन जुबली ईयर हम मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं, और ये और आगे 50 साल चलेगा। किस प्रकार से हम ज़्यादा इफेक्टिव हो उसके बारे में हमें सबको सोचना पड़ेगा, नई सोच की तरफ बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।